चलो अब समझते हैं पैथोजेनेसिस को, टॉक्सिन्स के पैथोजेनेसिस को। ओके, तो टॉक्सिन्स के पैथोजेनेसिस को समझने से पहले बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं ई कोलाई के पास, तो हम जो समझने वाले हैं अभी एट द मोमेंट, तो वो होगा एंडोटॉक्सिन, जिसको बोलते हैं हीट लबायल टॉक्सिन। यही जो सेम मैकेनिज्म जो मैं बता रही हूँ ना, वो आपको विब्रियो कॉलेरा का जब आप पढ़ेंगे तब उसमें भी काम आएगा आपको। ओके, तो ये समझने के लिए एंडोटॉक्सिन यानी कि हीट लेबायल टॉक्सिन जो कि कॉलेरा जैसे ही काम करता है। ओके, ये समझने के लिए उसका वर्किंग कैसा है, और ये समझने के लिए हम जानते हैं कि देखिए, अगर समझ लो ये अपना इंटेस्टाइन का सेल है। ओके, इंटेस्टाइन का सेल है, ये है इंटरस्टिशियल स्पेस और ये है ब्लड वेसल। अभी इसके अंदर है एक जी प्रोटीन। जी प्रोटीन है ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ओके, नॉर्मल कंडीशंस में कैसे होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। ओके, देखो ये जी प्रोटीन है, मान लो कि ये जो इंटेस्टाइन का जो सेल है ना, उसके अंदर एक स्विच होता है जो डिसाइड करेगा कि कब डायरिया होगा या नहीं। देखो ई कोलाई का काम है डायरिया करवाना, ठीक है, और अपने नॉर्मल बॉडी में कैसे होता है, डायरिया नहीं होता है लेकिन फिर भी पानी बाहर निकलता है बॉडी से। तो ये तो वो भी मान लो कि ये एक स्विच है जो पानी कितना जाएगा या कब जाएगा वो डिसाइड करता है, यानी कि ऑन कब होना है या ऑफ कब होना है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो स्विच होता है ना, तो वो जो स्विच होता है उसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। ओके, ये एक स्विच है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। अगर एडिनाइलेट साइक्लेस ऑफ होगा ना, तो इसका मतलब, जब एडिनाइलेट साइक्लेस ऑफ होगा ना, तो उसका मतलब है, एक सेकेंड, जब एडिनाइलेट साइक्लेस ऑफ होगा ना, तो उसका मतलब है कि पानी बाहर नहीं निकलेगा बॉडी से बाहर। ठीक है, अब ये जो स्विच है एडिनाइलेट, जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस, इसको ऑन या ऑफ कौन करता है, तो ऑन या ऑफ करता है जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन है मेन बॉस। ठीक है, तो जी प्रोटीन ऑन या ऑफ करता है। देखो, अगर जी प्रोटीन के पास जब जीडीपी होगा ना, जीडीपी, ठीक है, जी प्रोटीन के पास जब जीडीपी होगा ना, जब जीडीपी होगा ना, तो वो एडिनाइलेट साइक्लेस को जाके ऑफ कर देगा। आप समझ रहे हैं, जी प्रोटीन के पास जब जीडीपी होगा तब वो एडिनाइलेट साइक्लेस को बोलेगा कि स्विच को ऑफ कर दो। ठीक है, ये स्विच का नाम ही है एडिनाइलेट साइक्लेस। और जब जी प्रोटीन बड़ा ही सेल्फिश है, तो अभी ऑफ होगा ना, मतलब बॉडी से पानी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जी प्रोटीन ना बड़ा सेल्फिश है। अब अभी अगर उसको स्विच ये ऑन करना रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, ये जीडीपी को ना वो छोड़ के, जी प्रोटीन ना अपने सेल्फिश फ्रेंड के जैसा है, जब काम होएगा तभी आएगा और नहीं होएगा ना तो वो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो जी प्रोटीन भी उसी की तरह सेल्फिश है। तो जी प्रोटीन क्या करेगा, अभी ये स्विच को एडिनाइलेट साइक्लेस को उसको ऑन करना है ताकि पानी ये इंटेस्टाइन से थोड़ा बाहर निकले नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, अभी डायरिया नहीं हुआ है, तो जी प्रोटीन में जीडीपी को छोड़ के जी प्रोटीन अभी पकड़ेगा जीटीपी को। ठीक है, जीटीपी क्या करेगा, इस एडिनाइलेट साइक्लेस को जाके बोलेगा कि भाई तू स्विच को ना अभी ऑन कर दे। ठीक है, जी प्रोटीन के साथ जब जीटीपी होएगा ना, और वो जीडीपी को वो बोलेगा कि तू हट जा भाई, तो जी प्रोटीन के साथ जब जीटीपी होएगा ना, तब वो बोलेगा कि तुम एडिनाइलेट साइक्लेस को जाके ऑन कर दे। ठीक है, देखो अब जी प्रोटीन जब जीटीपी के साथ अटैच होता है ना, तो वो एडिनाइलेट साइक्लेस यानी कि जो स्विच है ना, उसको बोलेगा कि तू हमेशा ऑन ही रहे, माने तो ऑन रहे, तो इंटेस्टाइन से पानी जाएगा नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, और जब उसको जरूरत हो और जब ये स्विच ऑफ करना होएगा ना, तो ये वापस से जीडीपी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में दिखा दूं, तो वापस से ये जीडीपी की तरफ चला जाएगा, और एडिनाइलेट्स जब जीडीपी के पास होता है ना, जी प्रोटीन वापस से जीडीपी की तरफ चला जाएगा, और एडिनाइलेट साइक्लेस जो कि एक स्विच है उसको बोलेगा कि तू ऑफ हो जा। ठीक है, अभी जब डायरिया होता है ना, तो ई कोलाई है एक पानी का चोर। ठीक है, पानी को बाहर निकालता है बॉडी से। तो जब जी प्रोटीन जीटीपी के पास होता है, यानी कि
जब जी प्रोटीन जीटीपी के पास होता है मानी तब स्विच ऑन होएगा, जो एडिनाइलेट साइक्लेस का स्विच है ना वो ऑन रहेगा, माने जब तब पानी बॉडी से चला चला जाएगा। ऐसे ही कंडीशन में ना ई कोलाई को पता रहता है कि वो एक पानी का चोर है, तो ये वो ऐसी कंडीशंस को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके सीधा ई कोलाई जाता है जी प्रोटीन के पास, जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन है। ई कोलाई अटैच होता है जी प्रोटीन के साथ। इस तरह से फिम्ब्रिये के जो होते हैं ना एंटीजन, वो फिम्ब्रिये यानी कि मैंने जैसे पहले बताया था, फिम्ब्रिये माने एफ से फेविकॉल का जोड़, तो ये फेविकॉल का जोड़ बना के जी प्रोटीन के साथ चिपक जाता है और जीटीपी को और ये उसको कर देता है एडीपी राइबोसाइलेशन। आइए मैं लिख देती हूँ। अभी ई कोलाई का काम क्या है कि ये हमेशा ये जो साइकिल है ना उसको ये ऑन रखेगा ताकि पानी हमेशा बॉडी से चलता ही रहे, ठीक है, चलता ही रहेगा। तो ई कोलाई को क्या करेगा, ये ई कोलाई ना जी प्रोटीन को तोड़ देगा। कैसे तोड़ देगा वो, इसके ऊपर ना ये वो एक ताला लगा देगा, ताला लगा देगा। ताले का नाम है एडीएटीपी एटीपी राइबोसाइलेशन, एटीपी राइबोसाइलेशन, ठीक है। तो ये ताला लग गया है मतलब अब ये जीटीपी हमेशा ही ऑन रहेगा, और जीटीपी ऑन रहेगा तो एडिनाइलेट साइक्लेस का जो स्विच है वो हमेशा ऑन रहेगा। और CAMP और एक प्रोटीन है CAMP, जो प्रोटीन है ना वो हमेशा ऑन रहेगा। तो ऑन रहने का क्या मतलब है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, ओके, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है और जो पानी है ना वो हमेशा बॉडी के बाहर जाता ही रहेगा। मानी के देखो अभी ये स्विच ऑन है, ई कोलाई क्या कर रहा है, जी प्रोटीन को अभी लॉक कर चुका है एटीपी राइबोसाइलेशन के लॉक से। तो अभी वो क्या करेगा कि बॉडी का पूरा पानी चोरी कर लेगा और बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ई कोलाई है एक पानी का चोर। तो जीटी अभी एडिनाइलेट साइक्लेस और CAMP दोनों ऑन ही रहेगा और इसके थ्रू पानी हमेशा बाहर चला जाएगा, ठीक है। H2O बाहर निकल जाएगा और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इसके वजह से ही डायरिया होता है, और डायरिया में क्या होता है, डायरिया में क्या होता है, पानी का लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स माने सोडियम क्लोराइड और बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो। आई होप कि आपको ये पूरा साइकिल समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि वापस से आपको रिवाइंड करना चाहिए तो प्लीज 1 या 2 मिनट रिवाइंड कर दीजिएगा। देखिए जो लॉक है ना इसका नाम है ATP राइबोसाइलेशन, ठीक है। आई होप कि अगर आपको ये थोड़ा भी समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसे। आइए अब जानते हैं बाकी टॉक्सिन्स को। देखिए मैंने जो अभी पैथोजेनेसिस बताया ना वो हीट लेबाइल टॉक्सिन का था, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको कोलेरा जब पढ़ोगे ना तब भी आपको काम आएगा। चलिए अब बाकी ई कोलाई के टॉक्सिन्स पढ़ते हैं, जो कि आपका निमोनिक आएगा SHET शिट मानी के डायरिया, ठीक है। तो आप ये भी यही टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, जिसमें 4 कॉलम्स आएंगे। ये जो लेटर है वो निमोनिक का कॉलम है, ये आपको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। बाकी 4 कॉलम्स में क्या आएगा, टॉक्सिन का नाम, टाइप ऑफ टॉक्सिन, डिस्क्रिप्शन एंड डिजीजेस, ठीक है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, शिगा लाइक टॉक्सिन, एस से शिगा लाइक टॉक्सिन। शिगा लाइक टॉक्सिन में क्या आएगा, वो एक बीरोटॉक्सिन टाइप का प्रकार है। तो ये क्या करता है, शिगा लाइक टॉक्सिन काम करता है स्टॉप्स प्रोटीन सिंथेसिस। शिगा एस से शिगा, शिगा क्या करता है, स्टॉप करता है, एस से शिगा, एस से स्टॉप्स। क्या काम करेगा, वो प्रोटीन को बंद करेगा। अब प्रोटीन को बंद करेगा ना तो वो क्या करेगा, जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम होता है जो अपने सेल में प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो उसको बोलेगा कि तू भाई प्रोटीन बनाना बंद कर दे। कैसे बोलेगा, उसको मार देगा, ठीक है। इन सिंपल सेंस उसको मार ही देगा राइबोसोम को। तो क्या होएगा, अगर राइबोसोम मर जाता है तो क्या होएगा, ब्लडी डायरिया होएगा। ऑब्वियसली ब्लड आएगा राइबोसोम से, ऐसा मैं मानने के लिए कह रही हूँ आपको, ठीक है। राइबोसोम से ब्लड आएगा जब प्रोटीन बंद हो जाएगा बनने का, तो ब्लडी डायरिया होगा।
याद रखिएगा, शीगा लाइक टॉक्सिन स्टॉप करेगा, ऐसे शीगा ऐसे स्टॉप करेगा, क्या स्टॉप करेगा, राइबोसोम को जो प्रोटीन बनाता है ना उसको मार देगा तो ब्लड आएगा, ब्लड आएगा तो ब्लडी डायरिया आएगा। ओके, अभी SHET, एस हो गया है, एच की तरफ आगे बढ़ते हैं। एच जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये डायग्राम दिखा के, वो था हीट लेबाइल टॉक्सिन, जो कि होता है सिमिलर टू कॉलरा टॉक्सिन। अभी जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था ना आपको, वो क्या करता है, इंक्रीजेस CAMP, जैसे कि डायग्राम में बताया था, बाय एक्टिवेटिंग एडिनाइलेट साइक्लेस, और जो काम करता है सोडियम को और क्लोरीन को बाहर फेंक देता है, और वाटर को भी बाहर फेंक देगा बॉडी से बाहर। ठीक है, और क्या होएगा, रिजल्ट में वाटरी डायरिया होगा। यहाँ पे ब्लडी डायरिया नहीं होएगा क्योंकि कोई सेल मरता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई सेल का सब यूनिट मरता नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होएगा, सिर्फ वाटरी डायरिया ही होएगा। देखिए, अगर आपको ये पैथोजेनेसिस समझ में अगर आने में दिक्कत हो रहा है ना, तो 2 मिनट रिवाइंड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा पूरा मैकेनिज्म वापस से। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही लगेगा आपको ये समझने के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं, SHE, ई के तरफ जाते हैं तो हीट स्टेबल टॉक्सिन आता है। तो हीट स्टेबल टॉक्सिन क्या आएगा, स्मॉल पेप्टाइड टॉक्सिन। ठीक है, स्मॉल पेप्टाइड टॉक्सिन क्या करता है, इंक्रीजेस CGMP, हीट स्टेबल टॉक्सिन है। तो ये जो ही अपना पहले वाला था, तो ये CAMP इंक्रीज करता था, अभी ये जो हीट स्टेबल है वो क्या करेगा, इंक्रीजेस CGMP बाय एक्टिवेटिंग गुएनाइलेट साइक्लेस। गुएनाइलेट साइक्लेस क्या करेगा, NaCl एब्जॉर्प्शन करेगा और वाटर लॉस। देखिए एंड में ना सबको डायरिया ही करना है, माने पानी को बाहर ही फेंकना है बॉडी से बाहर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हीट लेबाइल में क्या आएगा, CAMP इंक्रीज होता है, और हीट स्टेबल में क्या होता है, CGMP इंक्रीज होता है। सबका काम यही है, वाटर लॉस, तो वाटरी डायरिया हो जाएगा। अभी लास्ट में देखते हैं एंटेरो एग्रीगेटिव टॉक्सिन। ओके, टी से आता है, एग्रीगेशन में जो टी आ रहा है ना, ये एंटीरो एग्रीगेटिव टॉक्सिन ऐसे आया है ये। ओके, तो ये जो एंटीरो एग्रीगेटिव टॉक्सिन है ना, तो उसको क्या होगा, एग्रीगेशन का मतलब समझते हैं। एग्रीगेशन माने कलेक्शन ऑफ क्या होएगा, सारे कलेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स होके ना एक जगह जमा हो जाएंगे, इकोलाई के टॉक्सिन्स, और वो क्या करेगा, म्यूकोसल इन्फ्लामेशन करेगा और म्यूकिस प्रोडक्शन करेगा, ताकि पर्सिस्टेंट कोलोनाइजेशन, ताकि बहुत सारे और ऐसे टॉक्सिन्स जमा हो जाए एक जगह पे। तो वो क्या होएगा, बहुत सारे टॉक्सिन्स अगर जमा हो रहे हैं, यानी कि एग्रीगेशन का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सो मेनी टॉक्सिन्स गिव्स इन्फ्लेमेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन। तो एंड रिजल्ट उसका क्या होगा, पर्सिस्टेंट डायरिया इन चिल्ड्रन। देखिए सब ये बच्चों में ही ज्यादा पाया जाता है। अब इसमें सिर्फ एक ही अपना ब्लडी डायरिया करता है, जो है शीगा लाइक टॉक्सिन। ठीक है, अब देखिए आप पूछेंगे कि ये जो SHET जो शेड वाला जो निमोनिक है, उसमें से ई कहाँ गया, तो ई का जो निमोनिक है ना, इसके लिए आएगा हीट स्टेबल जो टॉक्सिन है ना, उसका पूरा नाम है एंटीरो टॉक्सिन। ठीक है, एंटीरो टॉक्सिन उसका नाम है। तो ये पहले वाला H से आएगा हीट लेबाइल टॉक्सिन, और जो E से आएगा वो स्टेबल एंटीरोटॉक्सिन भी कहते हैं उसको। ठीक है, स्टेबल एंटीरोटॉक्सिन भी इसका नाम है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। तो ये निमोनिक आएगा SHET। देखिए अगर आपको ये थोड़ा भी समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इकोलाई के बारे में और ज्यादा जानते हैं। देखिए अभी हमने ना दो वायरुलेंस फैक्टर्स ऑफ ई कोलाई यानी कि एंटीजेंस और टॉक्सिन्स पढ़ चुके हैं। ओके, तो अभी आता है पैथोजेनिसिटी का बारी। ठीक है, तो पैथोजेनिसिटी माने ई कोलाई जो बॉडी में, ई कोलाई अगर बॉडी में डिजीज कॉज करता है, कोई जर्म्स कॉज करता है, तो वो कौन से डिजीजेस प्रोड्यूस करता है, तो वो कहता है हमारा पैथोजेनिसिटी। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिजीजेस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो कौन से डिजीजेस प्रोड्यूस करता है, वो 4 टाइप्स के इन्फेक्शंस होते हैं इसके वजह से बॉडी में। तो सबसे पहला होता है यूटीआई विच इज द मोस्ट कॉमन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और दूसरा होता है डायरिया एंड डिसेंट्री, दैट इज ऑब्वियसली क्योंकि ई कोलाई के यही दो सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, डायरिया एंड डिसेंट्री। और तीसरा होता है पायोजेनिक इन्फेक्शन। देखिए पायोजेनिक का मतलब होता है पस वाला इन्फेक्शन। ओके, तो पस वाला इन्फेक्शन होगा।
एंड सेप्टिसीमिया, दैट इज अगेन पस वाले इन्फेक्शन की वजह से पूरे बॉडी में पस फैल जाता है, तो इसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। 4 तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। यूरिन में होता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर इंटेस्टाइन को अफेक्ट हुआ तो डायरिया एंड डिसेंट्री, अगर पूरे बॉडी में कहीं पे भी जाता है तो पस आ जाता है, तो पस माने पायोजेनिक इन्फेक्शन, और पस अगर पूरे बॉडी में फैल जाता है तो सेप्टिसीमिया। अभी सबसे पहले यूटीआई को पढ़ते हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है और आपको भी यही याद रखना है। यूटीआई क्या कॉज, यूटीआई माने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ई कोलाई कॉजेस लार्ज नंबर ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड यूटीआई, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि ई कोलाई जनरली हमारे बॉडी में हमेशा अवेलेबल रहता है नेचुरल फॉर्म में, बिना कोई डिजीज प्रोड्यूस किए। उसके लिए ये ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करना, ठीक है। जब अपॉर्चुनिस्टिक वो बन जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक माने जब उसको डिजीज प्रोड्यूस करना रहेगा ना तो सबसे पहले हमला वो यूरिन पे करेगा और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, विच इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ई कोलाई। तो ई कोलाई कॉजेज असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 2 तरह की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। ई कोलाई में होएगा असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऊपरी जो किडनी का होता है ना तो ऊपरी चीजों पे वो हमला करेगा। के एंटीजन ऑफ ई कोलाई, दूसरा एंटीजन है ई कोलाई का, वो कॉज करेगा डिसेंडिंग यूटीआई, डिसेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए दोनों तरफ से हमला करेगा, ई कोलाई करेगा ऊपर का हमला असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और के एंटीजन होता है वो नीचे से हमला करेगा डिसेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं डायरिया एंड डिसेंट्री के तरफ। डायरिया एंड डिसेंट्री के तरफ जिसके लिए मैंने निमोनिक बनाया हुआ है थप्पी। ओके, THAPI, इसके लिए आप और एक निमोनिक यूज कर सकते हो, आई हैड PT। ओके, आई हैड PT माने अपने जो स्कूल में हम करते थे वो एक्सरसाइजेस। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आई हैड PT यूज किया है। थप्पी माने थप्पा भी हो सकता है, थप्पा माने इसने ई कोलाई ने थप्पा बोल दिया है इंटेस्टाइन पे, इसके लिए डायरिया एंड डिसेंट्री हो गया, तो थप्पा की जगह मैंने यूज किया है थप्पी। आपको याद रखना है, तो थप्पा याद रखेंगे विद आई लास्ट में तो थप्पी हो जाएगा, या तो याद रखेंगे आई हैड PT। यहाँ पे मैंने अरेंज किया है थप्पा के हिसाब से, थप्पा बोल दिया है इंटेस्टाइन पे, तो डायरिया एंड डिसेंट्री हो गया। तो थप्पी ये जो निमोनिक है, आइए उसको स्टडी करते हैं। टी से आएगा ETEC। देखिए ये जो टॉक्सिन्स है ना ये ऐसे ही लिखे जाते हैं ETEC, ये भी टेबुलर फॉर्मेट में। सबसे पहले टाइप आएगा, फुल फॉर्म आएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा एंड द डिजीज कॉज्ड आएगा। जो लास्ट में हमने पहले टॉक्सिन्स का पढ़ा था ना, ये उसके ही जैसे मैकेनिज्म है। तो ETEC, तो टी से मैंने ये लिया हुआ है निमोनिक। एंटीरो टॉक्सिजेनिक, टी से टॉक्सिजेनिक ई कोलाई, ठीक है। सब एंटेरो वाले ही होंगे क्योंकि इंटेस्टाइन पे अफेक्ट हो रहा है ना, तो इसके लिए एंटीरो वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो टॉक्सिजेनिक का प्रकार है ये। तो टॉक्सिजेनिक क्या करेगा, अडेशन ऑफ द बैक्टीरिया and production of heat stable and heat labile toxins which causes water and salt loss। टॉक्सिजेनिक है माने टॉक्सिजेनिक मतलब वो और ज्यादा टॉक्सिन्स बनाएगा, इसके लिए इसका नाम ऐसे पड़ा हुआ है। मान यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ज्यादा टॉक्सिन्स बनाएगा और वाटर एंड सॉल्ट लॉस करेगा। तो रिटर्न में क्या मिलेगा इसको, वाटरी डायरिया हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रकार EHEC। तो अभी स्टार्टिंग का E होता है एंटेरो ऑब्वियसली, तो H जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब है हीमरेजिक। हीमरेजिक का क्या होता है, प्रोड्यूसेस, लास्ट में जैसे हमने टॉक्सिन्स देखा था, ब्लड लॉस कहाँ पे हुआ था, राइबोसोम जब मर जाता है ना तभी, यहाँ पे भी ऐसे ही है। प्रोड्यूसेस शिगा लाइक टॉक्सिन, जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था टॉक्सिन्स में कौन सा आया था, वो शिगा लाइक टॉक्सिन। तो शिगा क्या करता है, ऐसे शिगा ऐसे वो स्टॉप कर देगा, क्या कर देगा स्टॉप, प्रोटीन को स्टॉप कर देगा बनने से बाय डैमेजिंग राइबोसोम्स, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि वो राइबोसोम को मार देगा, यानी कि इंटेस्टाइन मर जाएगा क्योंकि प्रोटीन बनना बंद हो गया है, ठीक है। तो वो प्रोटीन बनना बंद हो गया है तो क्या होएगा, अभी इंटेस्टाइनल सेल डेथ, अगर ये सेल डेथ हो रहा है तो ब्लड तो आएगा ही, इसके वजह से ब्लडी डायरिया होता है। याद रखिएगा ब्लडी डायरिया हमेशा से एंटेरोहीमरेजिक ई कोलाई EHEC जो H वाला होता है ना उसमें होएगा, और शिगा लाइक टॉक्सिन में होएगा, ऐसे शिगा ऐसे वो स्टॉप कर देगा प्रोटीन बनाना,
कैसे प्रोटीन बनाना स्टॉप कर देगा वो? राइबोसोम को मार के। राइबोसोम मरता है, इसके लिए ब्लड आता है, इसके लिए ब्लडी डायरिया होता है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टी एच कवर हो चुका है, अभी ए का बारी आता है। तो ए से क्या आएगा? एंटीरो एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव का क्या मतलब है? देखिए लास्ट में जो टॉक्सिन्स पढ़े थे ना आपने, उसी के जैसे ये भी है। तो एग्रीगेटिव का क्या मतलब है? कलेक्शन। ओके, कलेक्शन होके क्या होएगा? कलेक्शन किसका? झुंड बना के आते हैं टॉक्सिन्स। ओके, bacteria sticks together on the gut wall. Mild toxin causes irritation and mucus. तो यहाँ पे अगर बहुत सारे टॉक्सिन्स एक ही जगह पे यहाँ पे सेल में चिपक जाते हैं तो क्या होएगा? इन्फ्लेमेशन आएगा और म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होता है ऐसे कंडीशंस में। तो यहाँ पे भी डायरिया ही होएगा। देखिए सारे कंडीशंस में डायरिया ही होना है क्योंकि हम डायरिया एंड डिसेंट्री तो पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे डायरिया होएगा, लेकिन कौन सा प्रकार का डायरिया? तो म्यूकॉइड डायरिया। म्यूकॉइड डायरिया कहाँ पे होएगा? एग्रीगेटिव में। ओके, एग्रीगेटिव में क्या होता है? बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और इसकी वजह से इरिटेशन होता है सेल को कि भाई ये क्या हो गया है अभी। तो इरिटेशन होता है तो वो म्यूकस सिक्रीट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे अगर आंख में कोई कचरा चला जाता है, आपके कोई छोटा सा भी अगर कुछ कचरा चला जाता है तो आंखों से क्या आता है? पानी आता है ना बाहर। तो पानी जो आता है ना उसको म्यूकस भी बोल सकते हो आप। म्यूकस आता है बाहर। तो ऐसे ही अगर सेल में इरिटेशन होएगा तो वो क्या छोड़ेगा? बाहर म्यूकस छोड़ेगा ना बाहर। तो इसके लिए डिजीज कौन सा कॉज होएगा? म्यूकोइड डायरिया। ओके, अभी देखिए हम निमोनिक का टी एच ए पढ़ चुके हैं, अब बारी है पी और आई का, ठीक है। देखिए अब निमोनिक के हिसाब से पी और आई रह गया है, तो पी और आई को स्टडी करेंगे। पी से आता है ईपीईसी यानी कि एंटेरोपैथोजेनिक। पी से आता है पैथोजेनिक। पैथोजेनिक क्या काम करता है? तो अटैचेस टू म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉजेस डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्रश बॉर्डर ऑफ द माइक्रोविलाई। देखिए अभी ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई को ये डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या करेगा? माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं? देखिए आपको पहले भी आया हुआ है ये पढ़ने में। माइक्रोविलाई क्या करता है? फूड को अब्जॉर्प्शन होने में हेल्प करता है, यानी कि विलाई हेल्प करते हैं। याद आया आपको? तो ये विलाई जो हेल्प करते हैं ना, ये इसको डिस्टर्ब कर देगा, उसको डैमेज कर देगा। कैसे याद रखेंगे आपको ये पैथोजेनिक को? पी से आया पैथोजेनिक, पी से पैथोजेनिक, पी से पुअर एब्जॉर्प्शन। ओके, पी से पुअर एब्जॉर्प्शन। देखिए वैसे भी सारा पूरा डायरिया ही क्रिएट होने वाला है। किस तरह का डायरिया? तो वाटरी डायरिया क्रिएट होएगा। पुअर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? वो जैसे हम माइक्रोविलाई को डैमेज कर देते हैं तभी ये होता है। ओके, और ये पी से पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों में होता है, वाटरी डायरिया इन इन्फेंट्स। याद रखना है आपको ये तीन चीजें। पी से पैथोजेनिक, पी से पैथोजेनिक, पी से पीडियाट्रिक, पी से पुअर एब्जॉर्प्शन। पैथोजेनिक क्या करेगा? पुअर एब्जॉर्प्शन करेगा। कैसा? माइक्रोविलाई को डैमेज कर देगा। ओके, और कैसा डायरिया प्रोड्यूस करेगा? वाटरी डायरिया। और कहाँ पे ज्यादा होएगा वो? बच्चों में। पी से पीडियाट्रिक, ठीक है। अभी बढ़ते हैं लास्ट वाले डायरिया की तरफ, जो आई अपना निमोनिक का रह गया था उसमें। तो आई यानी EIEC, आई से क्या होता है? इन्वेजिव, एंटेरो इन्वेजिव इकोलाई। इन्वेजिव, इन्वेजिव माने डैमेज करना, हमला करके डैमेज कर देना। इन्वेजिव माने इन्वेजन करना, इन्वेड्स माने हमला करके डैमेज करना। क्या डैमेज करेगा वो? सोचिए आप। डैमेजेस द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। ओके, देखिए ये सारा जो हमला हो रहा है ना इकोलाई को, वो सारा इंटेस्टाइन पे ही हो रहा है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग चीजों पे। यानी कि जो पैथोजेनिक हो रहा है वो सीधा विलाई पे हमला कर रहा है ताकि पुअर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जो ये इन्वेजिव है वो हमला करेगा सीधा इंटेस्टाइन के लाइनिंग पे ताकि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, पस हो जाए और थोड़ा ब्लड भी आ जाए। देखिए ये कैसे याद रखेंगे आप इसको? इन्वेजिव, आई से इन्वेजिव और आई से इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे आई से इन्वेजिव, आई से इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और अगर इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लड आता है, तो कौन सा डायरिया होएगा? वो ब्लडी डायरिया होगा, डिसेंट्री लाइक डायरिया। देखिए अगर ब्लडी डायरिया होता है ना, यानी कि अगर डायरिया में ब्लड आता है ना, तो उसको हम डिसेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। और ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया विथ डिसेंट्री। ओके, आपको ये ऐसे याद रखना है, आई से इन्वेजिव, आई से इन्फ्लेमेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं।
देखिए हम ई कोलाई के ये 2 इन्फेक्शंस पढ़ चुके हैं, यूटीआई एंड डायरिया इन डिसेंट्री। अभी बारी आता है पायोजेनिक इन्फेक्शंस का और सेप्टिसिमिया, ये 2 ही बचे हुए हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा या थोड़ा भी आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगा हो, आई रियली होप दैट। देखिए अगर आपने ये डायरिया एंड डिसेंट्री का जो पढ़ा है ना, वो ये जो टॉक्सिन्स है ना, वो टॉक्सिन्स ऑफ ई कोलाई से भी थोड़ा बहुत मैच कर जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं पायोजेनिक इन्फेक्शंस एंड सेप्टिसिमिया। आइए पढ़ते हैं बायोजेनिक इन्फेक्शंस में। देखिए पायोजेनिक का मतलब होता है पस। ओके, तो ये पस कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? अगर कोई वुंड होता रहेगा तो वुंड में पस कर जाएगा। पेरिटोनाइटिस माने इन्फ्लेमेशन, आइटिस माने इन्फ्लेमेशन, देखिए ये याद रखिएगा आप सबसे पहले। पेरिटोनाइटिस माने इन्फ्लेमेशन और पस होएगा कहाँ पे? अब्डोमेन का जो लाइनिंग होता है ना, वहाँ पे ये जल्दी से पस फैल जाएगा, क्योंकि वैसे भी पस ये इंटेस्टाइन में तो प्रोड्यूस करेगा ही, तो इसको हम पेरिटोनाइटिस बोलेंगे। ठीक है, अगर ये पस जो प्रोड्यूस होता है वो बिलियरी ट्रैक्ट में चला जाए, यानी कि पेनक्रियास के आसपास अगर चला जाए और बिलियरी डक्ट को अगर ट्रैप कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे? बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है, वहां पे भी वो पस प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर ये ब्रेन में चला जाए ना, तो ये मेनिंजाइटिस भी क्रिएट कर सकता है बच्चों में। ये ज्यादातर बच्चों में हुआ जाता है जब डिलीवरी के टाइम पे ना, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे ई कोलाई का जो डिजीज होता है मेनिंजाइटिस में, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों में ना हो ये। ठीक है, तो 4 जगह पे पस हो सकता है। सबसे पहले तो वुंड में आया, बाद में एब्डोमेन में आएगा, तो एब्डोमेन में वो क्या करेगा? पेरिटोनाइटिस माने पूरे एब्डोमेन में पस फैला देगा। और अगर यही पस पेनक्रियास के आसपास चला जाता है बिलियरी डक्ट में, तो वो बिलियरी ट्रैक्ट का भी इन्फेक्शन कर सकता है। और अगर यही पस चला जाता है ब्रेन में, तो ब्रेन में वो क्या करेगा? मेनिंजाइटिस कर देगा वो बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में ये पाया जाता है। अभी लास्ट अपना बचा है सेप्टिसीमिया। ओके, सेप्टिसीमिया होता है, ये भी पस प्रोड्यूसिंग ही होता है, लेकिन पूरे बॉडी में बहुत सारा सीरियस इन्फेक्शन कर देता है वो पस। ओके, तो ये ई कोलाई सबसे ज्यादा, ये जो पस वाला जो इन्फेक्शन है सबसे सीरियस वाला, तो वो कहाँ पे करता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में, इन डेबिलिटेटेड पेशेंट्स विद हाई मोर्टेलिटी। जो सीरियस वाले जो पेशेंट रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं ना, उसमें ये सेप्टिसीमिया का चांसेस बहुत ज्यादा हैवी रहता है, तो इसके लिए सेप्टिसीमिया नहीं होना चाहिए उन सीरियस वाले पेशेंट्स को। देखिए अगर आप ये पूरा हमने इकोलाई कवर कर दिया है, सिर्फ लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बाकी है, तो सब लैब डायग्नोसिस चालू करते हैं। देखिए लैब डायग्नोसिस चालू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपको बोरिंग बिल्कुल भी ना लगा हो। ओके, लैब डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले आपको देखना है सैंपल कलेक्शन, कि कहाँ से वो सैंपल कलेक्ट करना है। लैब में जाते हो तो सबसे पहले वो ब्लड कलेक्ट करते हैं ना आपका, उसी तरह से तो सैंपल कलेक्शन करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि उसमें क्या बीमारी है या कैसे जांच करनी है आगे। ठीक है, तो सैंपल कलेक्शन में सबसे पहले वो इन्फेक्शन कहाँ पे करता है? ई कोलाई का इन्फेक्शन सबसे पहले होता है यूरिन में, क्योंकि यूटीआई का सबसे मेन कॉज है वो। उसके बाद में डायरिया होता है, तो डायरिया में वो क्या होएगा? स्टूल्स में होएगा, राइट। उसके बाद में जैसे कि हमने पायोजेनिक इन्फेक्शंस में बड़ा माने पस करता है, तो पस कर जाएगा जांच के लिए। बाद में वुंड स्वब्स, यानी कि पस में वुंड में भी वो पस कर जाता है, तो वुंड का भी हम एक सैंपल ले सकते हैं, उसमें से एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं। और डायरेक्ट स्मीयर, देखिए मॉर्फोलॉजी आ गया है ये, अब मॉर्फोलॉजी ऑफ ई कोलाई। तो डायरेक्ट जांच करने पे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में डालने पे हमको क्या पता चलता है कि ये एक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है। और पस सेल्स भी हमको देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि पस सेल्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये पायोजेनिक इन्फेक्शंस भी करता है ना, इसीलिए। आगे देखते हैं लैब डायग्नोसिस में आगे और क्या करना चाहिए हमको जांच। चलिए लैब डायग्नोसिस में हम बढ़ते हैं आगे कल्चर की तरफ। तो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैसे ही आपको विद द हेल्प ऑफ निमोनिक लिखना है। तो रिफर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अबाउट, सेम एज इट इज कॉपी कर देना है आपको। ओके, तो कल्चर स्मीयर एंड मोटिलिटी टेस्टिंग, हमको तो पता ही है कि मोटाइल है ई कोलाई का बैक्टीरिया, तो मोटाइल ग्राम नेगेटिव बैसिलाई ऐसा लिखेंगे आप। ओके, बायोकेमिकल टेस्ट जो हमने पहले पढ़ा था, सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी कॉपी करना है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे।
एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, इसको AST भी कहा जाता है। ठीक है, अभी ये जो टेस्ट है ना वो हम क्यों करते हैं? देखिए ई कोलाई ना एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो ना कभी नॉर्मली हमारे गट में पाया ही जाता है इंटेस्टाइन में, लेकिन कभी कभी वो डिजीजेस भी क्रिएट कर जाता है। तो ऐसे डिजीजेस में के लिए हमको एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा, पेशेंट को ठीक तो करना पड़ेगा ना। तो जो एंटीबायोटिक है वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स रहते हैं, तो उसमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो एंटीबायोटिक है वो पेशेंट को ठीक कर देगा, ई कोलाई के डिजीज से ठीक कर देगा। तो वो हम टेस्ट करने के लिए ये जो टेस्ट है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, ताकि हम सही एंटीबायोटिक दे सके पेशेंट को। क्योंकि ई कोलाई के ना बहुत सारे ऐसे टाइप्स भी होते हैं, ऐसी वैरायटी भी होती है जो कभी कुछ एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते, बहुत जिद्दी होते हैं, ठीक है, बहुत जिद्दी होते हैं और वो ठीक होते ही नहीं है। इसके लिए हम ऐसे एंटीबायोटिक्स को स्किप कर सके, इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं। इट इज डन ऑन MH agar बाय डिस्क डिफ्यूजन मेथड। तो ये है इसका मेथड, MH agar बाय डिस्क डिफ्यूजन मेथड। ई कोलाई कैन डेवलप रेजिस्टेंस टू मेनी ड्रग्स, जैसे कि मैंने बताया रेजिस्टेंस हो सकता है बहुत सारे ड्रग्स से, इसके लिए ये टेस्ट करना जरूरी है। मेनी स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई आर प्रोड्यूसर्स ऑफ बीटा लैक्टोमेसिस। ओके, तो ये बीटा लैक्टोमेसिस भी प्रोड्यूस करते हैं, इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स, ये केमिकल है ये जो ई कोलाई प्रोड्यूस करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, जो हमारे आंसर का आखिरी हिस्सा है। देखिए, अभी ई कोलाई के पेशेंट को ना जनरली कौन सा डिजीज होता है, जैसे कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। फिर दूसरा कॉमन वाला डिजीज क्या होता है, डायरिया वाला। डायरिया को कहते हैं, लूज मोशंस भी कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए, लूज मोशन जिसको पेशेंट को हुआ रहेगा, या अगर आपको भी हुआ रहेगा कभी, तो तो क्या आप कहीं और फिर कहीं बाहर घूम फिर पाते हैं? नहीं ना। तो इसके लिए हम उस पेशेंट को क्या बोलेंगे, डोंट रोम। डोंट रोम माने कहीं बाहर घूमना मत, क्योंकि उसको लूज मोशन हुआ है, तो हमेशा उसको वॉशरूम के पास ही रहना पड़ेगा। तो ये जो ROAM रोम है ना, उससे हमारा निमोनिक है ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो सबसे पहला ROAM से R वाला लेटर लेते हैं, R से आएगा रिहाइड्रेशन। अभी पेशेंट को क्या बोलोगे आप कि देखो डायरिया हो रहा है, उसका लूज मोशन हो रहा है, तो बॉडी से पानी बाहर निकल रहा है और सॉल्ट्स भी बाहर निकल रहे हैं, तो उसको क्या दोगे आप? सबसे पहले तो ORS बोलोगे कि भाई ORS पहले पी लो। ओके तो हाँ, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिप्लेस फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सजेस्ट ORS और IV फ्लूइड्स। देखिए, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो चुका है ना, तो उसको आपको IV फ्लूइड्स भी सजेस्ट करना पड़ता है कभी। देखिए, आपने कभी सुना रहेगा कि कोई पेशेंट ना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हुआ था, बहुत ज्यादा पानी निकल गया था उसके शरीर से, तो उसको IV फ्लूइड भी चढ़ाना पड़ता है कभी। ओके, R तो कवर हो गया है, अभी O से आएगा ओरल जिंक। अभी जिंक क्यों आता है यहाँ पे? तो इट हेल्प्स रिड्यूस ड्यूरेशन एंड रिकरेंस ऑफ डायरिया। ठीक है, ये जनरली ना डायरिया बच्चों में ज्यादा होता है। देखिए, ई कोलाई फैलता है कंटेमिनेटेड वाटर से, या तो जनरली ई कोलाई फैलता है कंटेमिनेटेड वाटर से, या तो रॉ एंड अनकुक्ड फूड, या तो अगर कुकिंग प्रॉपर नहीं किया गया है तो उससे फैलता है। तो ऐसा जनरली बच्चों में ज्यादा होता है, ऐसे लूज मोशन के चांसेस। ठीक है, तो इनके लिए जिंक देना ज्यादा जरूरी है ORS के ही साथ में, ताकि ऐसे डायरिया बार बार बच्चों को ना हो। ये बड़ों में भी कभी कभी सजेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट के बात आएगी कि दवाई आप क्या देंगे उनको। एंटीबायोटिक सजेस्ट किया जाता है, यूज सेलेक्टिवली, जो भी अप्रोप्रिएट रहेगा आप वो यूज करेंगे। अवॉइड इन EHEC माने हीमरेजिक डायरिया, जिसमें ब्लड निकलता है डायरिया में, जिसको हम डिसेंट्री भी बोलते हैं। ऐसे डायरिया में जिसमें ब्लड निकलता है, उसमें हम एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे डायरिया में एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे जिसमें ब्लड निकलता है। अभी ROA हमने कवर किया, लास्ट वाला है M से आएगा मॉनिटर डाइट एंड हाइड्रेशन। आपने बहुत बार सुना रहेगा कि जिसको लूज मोशंस होता है ना, उसको हम लाइट डाइट सजेस्ट करते हैं, यानी कि डॉक्टर क्या कहता है जनरली कि आप सूप पी लीजिए या तो खिचड़ी खा लीजिए।
ठीक है, तो यही कहा गया है ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो पाए आपके पेट को और हैवी भी ना पड़े। तो हम भी यही कहेंगे, गिव लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट फूड्स। तो ये रहा हमारा निमोनिक ROAM। आर से रिहाइड्रेशन, ओ से ओरल जिंक, ए से एंटीबायोटिक्स, एम से मॉनिटर डाइट एंड हाइड्रेशन। देखिए वापस से देख लेते हैं ई कोलाई का निमोनिक। जाने से पहले, ई कोलाई है एक बॉलीवुड का हीरो, जैसे कि लैब का हीरो भी कह सकते हैं। तो पहले ग्लो करता है, यानी कि चमकता है अपने टैलेंट के साथ, फेम कमाता है, नाम कमाता है, वो मशहूर होता है, इम्पैक्ट छोड़ता है, यानी कि कोई अच्छा मूवी देख के अपना इम्पैक्ट छोड़ता है ऑडियंस पे। और जब कोई शिट मूवी आता है, यानी कि कोई बकवास मूवी आता है ना, तो सबको हिला देता है। देखिए इस निमोनिक के ग्लो, फेम, इम्पैक्ट और शिट, ये 4 चीजें हैं जो मैंने कलरफुल मार्कर से लिखा हुआ है। तो यही सारे आपके निमोनिक्स हैं, यही जो मैंने कवर किए हैं वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जो नोट्स है आपको कक्षा MBBS के इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे, सेम नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। मेक श्योर दैट यू गेट द नोट्स फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपको ये बोरिंग बिल्कुल नहीं लगा होगा। एंड ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरियाज के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कक्षा MBBS।